Hello everyone. This is class 9 science chapter 15 improvement in food resources. तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन इन द एनिमल हस्बेंड्री. हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में पढ़ लिया था इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन इन दी एग्रीकल्चर. अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री. सो एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक. तो एनिमल लाइफ स्टॉक का जो साइंटिफिक टर्म होता है ना, उससे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं. एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग. तो एनिमल बेस्ड जो फार्मिंग होता है उसमें कैटल यानी कि काऊ, गोट, शीप, पोल्ट्री यानी कि चिकन्स एंड फिश फार्मिंग. तो ये सारी फार्मिंग एनिमल बेस्ड फार्मिंग में इंक्लूड होती है. सो एनिमल हस्बेंड्री 4 चीज़ों में डिवाइडेड है. पहला है कैटल फार्मिंग यानी कि काऊ, दूसरा है पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि चिकन्स, तीसरा है फिश प्रोडक्शन मतलब फिश का पूरा प्रोडक्शन, और है बी कीपिंग यानी एपीकल्चर भी बोलते हैं. बीज के मतलब बीज कैसे हनी प्रोड्यूस करती है वो सब हम लोग पढ़ेंगे बी कीपिंग में. तो हम लोग इन चारों टॉपिक्स को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला आता है कैटल फार्मिंग. सो कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर 2 पर्पस. तो कैटल हस्बेंड्री 2 चीज़ों के लिए किया जाता है. एक तो किया जाता है मिल्क के लिए, हमें मिल्क मिल सके, एक उसके लिए किया जाता है. तो एनिमल प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स. तो जो भी फीमेल मिल्क प्रोड्यूस करती है वो हमारी होती है मिल्क एनिमल्स. तो ये जो इमेज में जो हम लोगों को जो भी फीमेल काउस दिख रही है वो सारी मिल्क एनिमल्स है. और दूसरा पर्पस ये होता है ड्रॉट लेबर. ड्रॉट लेबर यानी कि एग्रीकल्चर में जो काम किए जाते हैं उन लोगों को बोलते हैं ड्रॉट लेबर. द वन यूज फॉर फार्म लेबर आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स. जैसे हम लोग इस फोटो में देख सकते हैं कि फार्मिंग के काम के लिए कैटल्स को यूज़ किया जा रहा है, तो वो है हमारे ड्रॉट लेबर. सो इंडियन कैटल्स बिलोंग टू 2 डिफरेंट स्पीसीज. तो जो इंडियन कैटल्स होते हैं वो 2 डिफरेंट स्पीसीज को बिलोंग करते हैं. एक तो है हमारा बॉस इंडिगस काऊ. बॉस इंडिगस काऊ मतलब काऊ का एक साइंटिफिक टर्म होता है बॉस इंडिगस. तो ये रिमेंबर करना बहुत इम्पोर्टेंट है. और हमारा जो दूसरा है वो होता है बॉस बिबालिस बफेलोस. तो बफेलोस का साइंटिफिक टर्म है बॉस बिबालिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको याद रखना है. अब नेक्स्ट है हमारा द लैक्टेशन पीरियड. तो द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ काफ इज कॉल्ड द लैक्टेशन पीरियड. यानी कि जब भी कोई काऊ एक काफ को बर्थ करती है उसके बाद से उसका मिल्क प्रोडक्शन का जो पीरियड होता है ना उसे हम लोग कहते हैं लैक्टेशन पीरियड. मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड. अगर एक काऊ का लैक्टेशन पीरियड बहुत लंबा हो तो इसका मतलब होता है कि उस काऊ का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है. सो एग्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड्स. तो जर्सी और ब्राउन स्विस ये 2 एग्जॉटिक यानी कि मतलब बाहर के फॉरेन ब्रीड्स होते हैं. और इनके जो लैक्टेशन पीरियड होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं. यानी कि लैक्टेशन पीरियड अगर ज़्यादा हुआ तो इनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होता है. वेरेज जो लोकल ब्रीड्स होते हैं, जो इंडिया के लोकल ब्रीड्स होते हैं वो है रेड सिंधी और साहिवाल. ये 2 ब्रीड्स है, रेड सिंधी और साहिवाल. और ये लोग डिजीज़ से अच्छे से लड़ते हैं. यानी कि डिजीज़ से ये लोग रेजिस्टेंस मतलब लड़ सकते हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है, दे आर केपेबल ऑफ दैट. तो ये है रेड सिंधी और ये है साहिवाल. These two can be crossbred to get animals with both the desired qualities. अब हम लोगों को अगर एक ऐसा एनिमल चाहिए जिसका लैक्टेशन पीरियड भी बहुत लंबा हो और वो उसमें डिजीज़ को लड़ने की शक्ति भी हो, तो हम लोगों को वो करने के लिए हम लोगों को जो एग्जॉटिक या फिर फॉरेन ब्रीड्स होते हैं उसका हम लोगों को क्रॉस ब्रीड करना होगा लोकल ब्रीड्स के साथ. यानी कि जर्सी का रेड सिंधी के साथ या फिर जर्सी का साहिवाल के साथ या फिर ब्राउन स्विस का रेड सिंधी के साथ या फिर ब्राउन स्विस का साहिवाल के साथ. मतलब उसको ऐसे क्रॉस ब्रीड करके हम लोगों को डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ मिल सकती है उसी एक एनिमल में. सो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ कैटल्स.
कैटल्स का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उनको रखा कैसे जाता है. So proper cleaning and shelter facilities for cows and buffaloes are required. So cows और buffaloes के लिए एकदम proper cleaning होना चाहिए, अच्छा सा shelter की facility होनी चाहिए. cows और buffaloes को ये सब चाहिए होता है. Animals require regular brushing to remove dirt and loose hair. तो कैटल्स होते, जो भी कैटल्स, काउस और बफेलोज होते हैं, उनको रेगुलर ब्रशिंग करना चाहिए ताकि उनका जितना भी डर्ट होता है वो सब निकल जाए. They should be sheltered under well ventilated roof, shades that protect them from rain, heat and cold. तो उन लोगों को एक अच्छे से शेल्टर में रखना चाहिए जिससे वो लोग रेन से भी बच सके, हीट से भी बच सके और कोल्ड से भी, यानी कि बारिश से भी, गर्मी से भी और सर्दी से भी. तो मतलब उनकी जो फैसिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, उनका रूफ है वो भी वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए. The floor of the cattle shed needs to be sloping so as to stay dry and facilitate cleaning. तो उनका जो फ्लोर होता है ना वो थोड़ा सा स्लैंट होना चाहिए. तो इससे क्या होगा, उनका जो भी एक्सक्रीटा होगा तो वो लोग जब रिमूव करेंगे तो जो फ्लोर है वो होगा वो स्लैंटिंग होगा. तो इससे उसका जो भी एक्सक्रीटा है वो एकदम नीचे चला जाएगा. तो उनका जो फ्लोर होगा वो एकदम ड्राई रहेगा. तो इट इज़ नीड कि उनका जो भी फ्लोर है वो थोड़ा सा ही स्लोपी होना चाहिए. ज़्यादा स्लोपी होगा तो भी उसको नुकसान ही है. अब हम लोग पढ़ेंगे फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैटल्स, कि कैटल की जो फूड रिक्वायरमेंट होती है वो कैसी होती है. सो द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स. तो डेयरी एनिमल्स यानी कि जो मिल्क प्रोड्यूस करती है, मिल्क एनिमल्स, तो उनके जो फूड रिक्वायरमेंट होता है वो दो तरीके का होता है. एक तो होता है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट. तो द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल्स टू लिव अ हेल्दी लाइफ. तो मतलब ऐसा खाना जो एनिमल्स को सपोर्ट कर सके एक हेल्दी लाइफ जीने में, तो उसे हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड. और दूसरा होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट, द टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड. जब उनका लैक्टेशन पीरियड चलता है तब मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट, मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड उनको खिलाया जाता है. अभी जो दूसरे एनिमल्स होते हैं जैसे कि हमारे ड्रॉट एनिमल्स होते हैं, उनको क्या खिलाया जाता है. और हमारे जो मिल्क एनिमल्स है, अब उनके खाने के अंदर क्या होता है. फीड ऑफ एनिमल्स इंक्लूड रफेज फूड, द फूड विच इज़ लार्जली फाइबर. तो मतलब ऐसा खाना जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर हो. एंड कंसनट्रेट फूड, द फूड विच हैव लो फाइबर but contain high level of proteins and other nutrients. तो एक तो होता है हमारा रफेज जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर हो, और दूसरा होता है कंसनट्रेट फूड. इसमें जो फाइबर है वो थोड़ा कम होता है लेकिन जो प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल है वो बहुत हाई होता है, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द कैटल्स. तो कैटल्स को डिजीज़ क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते, और उनके इलाज क्या होते हैं. तो the diseases besides causing death reduce milk production. तो कभी कभार उनको ऐसे कुछ डिजीजेस हो जाते हैं जिनकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है. तो इससे उनका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है. द पैरासाइट्स ऑफ कैटल्स आर, तो कैटल्स को ना पैरासाइट्स होते हैं. एक तो होता है एक्सटर्नल पैरासाइट्स जो उनके सिर्फ स्किन पे होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किन डिजीजेज ही होते हैं. और दूसरा होता है हमारा इंटरनल पैरासाइट्स जो उनके स्टमक में होता है और लिवर में होता है. स्टमक में वो वर्म अफेक्ट करता है और लिवर में फ्लूक्स डैमेज हो जाते हैं. तो ये दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं उनको. इन्फेक्शियस डिजीजेज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस. तो कभी कभार उनको इन्फेक्शियस डिजीजेज यानी कि इन्फेक्शन भी कॉज किए जाते हैं बैक्टीरिया और वायरस के थ्रू. Vaccinations are given to farm animals against many major viral and bacterial diseases. तो हम लोगों ने ये जो last diseases पढ़ा, that was infectious diseases are also caused by bacteria and viruses. तो इसका जो इलाज है तो वो है कि उनको वैक्सीनेशन दिया जाता है जिससे उनका जो बॉडी है वो डिजीजेस की तरफ लड़ सके. तो अब हम पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्मिंग. हमारा कैटल फार्मिंग हो गया, अब हम पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्मिंग.
सो पोल्ट्री फोल आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि पोल्ट्री के जो एनिमल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है लेयर्स हु ले एग्स, तो जिनको जो ले करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लेयर्स, और दूसरा होता है ब्रॉयलर्स हु आर यूज फॉर मीट पर्पस, तो मतलब मीट के लिए भी जो हम लोगों को चिकन सी होते हैं हम लोग उसे बोलते हैं ब्रॉयलर्स। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम बिटवीन इंडियन असील फॉरेन लेगहॉर्न, तो कभी कभार क्या होता है लोगों को क्रॉस ब्रीडिंग भी मतलब करते हैं लोग ताकि उनको और भी अच्छे चिकन मिल सके और भी अच्छा उनका प्रोडक्शन हो सके। तो इंडियन का जो ब्रीड है वो होता है असील और फॉरेन का जो ब्रीड है वो होता है लेगहॉर्न, तो इन दोनों को क्रॉस ब्रेड किया जाता है। तो क्रॉस ब्रीडिंग इज डन फॉर द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रॉस ब्रीडिंग किया क्यों जाता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं। सो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, तो वो लोग जो चिक्स प्रोड्यूस करें उनकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, वो लोग उनका जो मेंटेनेंस है वो इतना नहीं है कि उनको हर चीज़ एकदम ही अच्छी सी चाहिए, लो मेंटेनेंस, वो लोग लो मेंटेनेंस की भी उनको चल जाता है। Reduction in the size of egg laying bird with ability to utilize more fibrous cheaper diets formulated using agricultural byproducts, तो मतलब इनका जो भी डाइट होता है, मतलब इनका जो भी खाना होता है वो मोर फाइबरस होता है, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा फाइबर खाते हैं जिससे उनका जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत अच्छा होता है। समर अडेप्शन कैपेसिटी टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, वो लोग में जो मतलब कोई भी टेम्परेचर को वो लोग टॉलरेट कर सकते हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है। अब ये पढ़ा हम लोगों ने लेयर्स के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉयलर्स के बारे में। सो ब्रॉयलर चिकन्स आर फेड विथ विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फूड फॉर ग्रोथ रेट एंड बेटर एफिशिएंसी, तो ब्रॉयलर चिकन्स होते हैं ना उनको अच्छे से विटामिन रिच सप्लीमेंट यानी विटामिन रिच फूड खिलाया जाता है ताकि उनका जो ग्रोथ रेट हो, ताकि उनका एकदम बॉडी एकदम अच्छी खासी हो, ताकि वो लोग मीट के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे सकें। Care is taken to avoid mortality and to maintaining feathering and carcass quality, तो केयर भी उनका बहुत अच्छी तरीके से रखा जाता है। They are produced as broilers and are sent to the market for meat purpose, उन लोगों को ब्रॉयलर्स की तरह एकदम अच्छे से रखा जाता है और फिर मार्केट में भेज दिया जाता है मीट पर्पस के लिए। अब वापस आते हैं हम लोग लेयर्स पे। तो मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड हाइजीनिक कंडीशंस इन हाउसिंग एंड पोल्ट्री फीड एज वेल एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स, तो इसका जो मेंटेनेंस होता है ना तो टेम्परेचर का, हाइजीनिक कंडीशंस भी चाहिए होती है और इंसेक्ट और पेस्ट से कंट्रोल, मतलब कोई भी उनको कुछ भी डिजीज़ या फिर कोई इंसेक्ट्स या पेस्ट उनको कुछ कॉज ना हो जाए जिससे उनका जो लेइंग मतलब जो एग लेइंग है उसमें कुछ डिक्रीजन आ जाए। द फूड प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स आर रिच इन विटामिन ए एंड के, तो इनको जो भी खाना दिया जाता है वो विटामिन ए और के में बहुत रिच होता है, यानी कि भर भर के होता है इनमें विटामिन ए और के। डिजीजेस कॉज टू पोल्ट्री फोल्स, उनको डिजीजेस कौन कौन से कॉज हो सकते हैं। पोल्ट्री फोल्स सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स एज वेल एज फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, तो ये जो पोल्ट्री के जो एनिमल्स होते हैं उनको वायरस हो सकते हैं या फिर बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स, ये सब कुछ भी डिजीज़ कॉज कर सकता है, या फिर अगर उनके न्यूट्रिशन में कुछ कमी रह गई तो भी उनको डिसीज कॉज किया जा सकता है। These necessitate proper cleaning, sanitation and spraying of disinfectants at regular intervals. तो ये अगर आप लोग नहीं चाहते हो कि ये ना हो तो उसके लिए आप लोग को प्रॉपर क्लीनिंग करवानी होगी, मतलब उनके जगह की अच्छे से क्लीनिंग होनी चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स यानी कि जो भी इन्फेक्टेंट से मतलब जो भी इन्फेक्शंस को मार देते हैं तो वो डिसइंफेक्टेंट्स रेगुलर इंटरवल पे स्प्रे किए जाने चाहिए। Appropriate vaccinations can prevent the occurrence of infectious diseases and reduce a loss of poultry during an outbreak of diseases.
तो अगर उन लोगों को वैक्सीनेशन अच्छे से दिया गया तो इन लोगों के जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं उनका अकरेंस यानी कि वो बार बार नहीं होंगे या फिर बहुत कम होंगे। और जो पोल्ट्री जब भी पोल्ट्री में कुछ लॉस होता है या फिर कुछ रिड्यूस होता है तो उसमें डिजीज़ के कारण जो भी आउटब्रेक होता है वो भी कम हो गया है अगर आप वैक्सीनेशन एप्रोप्रिएटली करोगे तो। अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है फिश प्रोडक्शन। So fish production includes the find true fish as well as shellfish such as prawns and mollusks। तो जो फिश प्रोडक्शन है उसमें एकदम फाइंड और ट्रू फिश होते हैं और शेल फिशेस भी होते हैं जैसे कि प्रॉन्स हो गए, मॉलिस्कस हो गए एक्सेट्रा। देयर आर 2 ways of obtaining fish। 2 तरीक़ों से फिश ऑब्टेन किया जा सकता है। पहला तरीका है कैप्चर फिशिंग यानी कि फिशिंग नेट से फिशेस को कैप्चर करना, और दूसरा होता है कल्चर फिशिंग यानी कि एक पर्टिकुलर लैंड एरिया पे फिश को उगाना, कल्चर करना। फिशिंग कैन थस बी डन बाय कैप्चर एंड कल्चर ऑफ फिश इन मैरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो इसका मतलब जो फिशिंग है उसमें कैप्चर और कल्चर दोनों टाइप की फिशिंग मरीन वाटर और फ्रेश वाटर में किया जा सकता है। अब आता है मरीन फिशरीज। इंडियाज मरीन फिशरीज रिसोर्सेज इंक्लूड 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन एंड डीप सीज बियॉन्ड इट। तो इंडिया का जो मरीन फिशरीज है तो वो बहुत बड़ा है, उनका 7,500 किलोमीटर का पूरा कोस्ट लाइन है और डीप सीज है बियॉन्ड इट। पॉपुलर मेराइन फिश वेराइटीज इंक्लूड प्रॉम्फिट, मैकरल, टूना, सार्डाइन्स एंड बॉम्बे डक। तो ये सारे बहुत पॉपुलर मरीन फिशेस हैं। Some marine fish of high economic value are also farmed in sea water। जिनके जो इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हाई होते हैं, उनको सी वाटर में फार्म किया जाता है। दिस इंक्लूड्स फाइन फिशेस लाइक मलिट्स, भेटकी एंड पर्ल स्पॉट्स, शेलफिश सच एज प्रॉन्स, मसल्स एंड ऑयस्टर्स एज वेल एज सीवीड। तो ये सब मुलेट्स, भेटकी, पर्ल स्पॉट्स, तो ये सब इंक्लूड करता है फाइन फिशेस में। द डिमांड for more fish can only be met by such culture fisheries, a practice called mariculture। So mariculture के थ्रू ही हम लोग जो डिमांड होती है फिश की उसको मेट कर सकेंगे, उसको पूरा कर सकेंगे। अब आता है आइलैंड फिशरीज। हम लोगों ने मेरीन फिशरीज पढ़ा, अब आते हैं हम लोग आइलैंड फिशरीज पे। brackish water resources where seawater and fresh water mix together, such as estuaries and lagoons, are also important fish reservoirs। तो ये estuaries और lagoons एक बहुत अच्छे important और fish reservoirs होते हैं। So brackish water क्या होता है? जहाँ पे sea water और fresh water mix होता है उसे हम लोग बोलते हैं brackish water। While capture fishing is also done in such island water bodies, the yield is not high। Island fisheries में कैप्चर फिशिंग भी की जाती है, लेकिन यहाँ की जो यील्ड होती है ना, यील्ड वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन होती है। मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज इज थ्रू एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर से सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो कैप्चर फिशिंग से तो यहाँ पे होता नहीं है, ज़्यादा यील्ड नहीं मिलती है, इसलिए हम लोग फिश प्रोडक्शन करते हैं एक्वाकल्चर के थ्रू। Fish culture is sometimes done in combination with a rice crop, so that fish are grown in the paddy field। तो कभी कभार जो फिश होती है ना उनको राइस क्रॉप के साथ ग्रो किया जाता है। तो राइस क्रॉप को ना पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसके साथ साथ फिश को भी उगा दिया जाता है, तो एक ही फील्ड में दोनों काम हो जाते हैं। लोकल एंड इम्पोर्टेंट फिश आर यूज्ड इन कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब आता है हमारा कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। सो कैटलास आर सोफिस फीडर्स। तो हम लोग
हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो मतलब एकदम ऊपर ऊपर में जो रहते हैं ना, उसे बोलते हैं कैटलास। तो और फिर नेक्स्ट मिडिल जोन में जो होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रोहू। और जो एकदम मृगल्स एंड कॉमन कार्प्स एट द बॉटम फीडर्स, तो ये मृगल्स और कॉमन कार्प्स। ग्रास कार्प्स फीड ऑन द वीड्स, तो वीड्स पे जो फीड करता है वो होता है हमारा ग्रास कार्प्स। Together, these species can use all the food in the pond without competing with each other. This increases the fish yield from the pond. तो इसमें अब जैसे कि यहाँ से अगर कुछ खाना दिया जाता है तो जितना भी टॉप सरफेस में रहता है उतना कैटलास खा जाती है। फिर वो नीचे चला जाता है तो मिडल जोन पे आता है, तो जितना मिडल जोन पे रहता है वो रोहू खा लेता है। फिर वो फूड और नीचे जाता है तो बॉटम जोन पे हमारे होते हैं मृगल्स और कॉमन कार्प्स, तो वहाँ पे जो भी खाना रहता है वो ये सब खा लेते हैं। तो इससे प्रॉफिट ये होता है कि कुछ कंपटीशन नहीं होती है फूड की, सब अपने अपने जोन का फूड संभालते हैं और इससे जो फिश यील्ड है वो भी इंक्रीज होती है पॉन्ड की। One problem with such composite fish culture is that many of these fish breed only during monsoon season. तो इसका एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें से बहुत सारी ऐसी फिशेस होती है जो सिर्फ मानसून सीजन में ही ब्रीड करती है। A major problem in fish farming is the lack of availability of good quality seed. पूरे फिश फार्मिंग में एक ये बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है, बहुत कम होती है। To overcome this problem, ways have now been worked out to breed these fish in ponds using hormonal stimulation. तो इन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे वेज निकाले गए हैं। हार्मोनल स्टिमुलेशन एक उसका वे है इनको प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है बी कीपिंग। सिंस बी कीपिंग नीड्स लो इन्वेस्टमेंट्स, farmers use it as an additional income generating activity. In addition to honey, beehives are a source of wax which is used in various medicinal preparations. तो ये जो बी कीपिंग है ना उसमें इतना पैसे नहीं लगते, उसमें इतना इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। इससे जो फार्मर्स है उसको एडिशनल इनकम की, इससे मुझे और ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, तो वो सोच के बी कीपिंग करते हैं। The local varieties of bees used for commercial honey production are Apis cerana indica, ये एक इंडियन बी है। Apis dorsata ये एक रॉक बी होती है और Apis florea ये लिटिल बी होती है। तो ये सारी बीज है जो लोकल मतलब कॉमनली वेराइटीज होती है और ये लोग हनी प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करते हैं। एपिस मेलिफेरा एक इटालियन बी होती है, उसको इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है क्योंकि ये जो हनी का जो यील्ड है ना वो बढ़ाती है, इसलिए उसको इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। द इटालियन बीज have high honey collection capacity. They sting somewhat less. They stay in a given beehive for a long period and breed very well. ये लोग हनी बहुत ज़्यादा देती है और ये लोगों को एक ही beehive में ये लोग एक ही beehive में ज़्यादा देर तक रहते हैं। For commercial honey production, bee farming और apiaries are established. तो कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए हम लोगों को बी फार्मिंग या फिर एपीआरएस एस्टैब्लिश करते हैं। द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द पैस्चरेज और द फ्लावर अवेलेबल फॉर द बीज फॉर नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन। तो जो क्वालिटी होती है ना हनी की वो फ्लावर पे डिपेंड करती है जिस फ्लावर से बीज ने नेक्टर लिया हो। In addition to the adequate quantity of pasturage, the kinds of flowers available will determine the taste of the honey. Pasturage के टॉपिक पे आए तो
जो भी टेस्ट होता है हनी का वो फ्लावर्स पे ही डिपेंड किया जाता है. Hope you guys like it. Do share our video. Do comment how do you like it. And do subscribe to our channel Ask and Study. Thank you.